हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स में। तो हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके सीरीज़ का। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ कराए थे जीके के, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब ये जो सेकेंड वीडियो है इसमें भी हम लोग जीके सीरीज़ को और जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और भी लेक्चर्स आगे आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, तो जिससे मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो बढ़ते हैं जीके सीरीज़ के सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या रहा है? तो जो मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और एक चीज़ और है जो आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि 5 ईयर प्लान को फेमसली किस नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, उसको हम लोग हैरल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे लिखा है ये हमारा है सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसको सेकेंड 5 ईयर प्लान कहते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और इसको हम लोग फेमसली जानते हैं महालनोबिस मॉडल से, महालनोबिस। ठीक, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है उसमें हम लोग का जो मेन फोकस था वो था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी हम बने। और ये जो है वो गडगिल योजना पे बेस्ड था, गडगिल योजना। तो ये तीन जो फर्स्ट शुरू के 3 5 ईयर प्लान है ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए और इनका मेन फोकस क्या था और इनको फेमसली क्या कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था और उसे हैरल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड रेस्ट पे हैं तो उसको हम लोग कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं? तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट की बात हो तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं स्टैटिक। ठीक, तो फ्लूइड को हाइड्रो भी कहा जाता है, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक, तो जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ते हैं उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट होते हैं, मतलब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। एस्ट्रोफिजिक्स तो आप सभी जानते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग रेज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को हम लोग किस डिस्टेंस पे रखें, जैसे कि कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, लेंसेज के बारे में इसमें पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? तो जो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1900 में। इसके अलावा जो आपको ओलंपिक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की भी न्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि 2024 का जो अभी ओलंपिक्स हुआ ये कहाँ पे हुआ है? ये पेरिस में हुआ है। और आगे जो 2028 का ओलंपिक्स होगा वो कौन होस्ट करने वाला है? तो वो होस्ट करेगा लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है। तो और 2032 में जो है हमारा ओलंपिक्स जो है वो होगा ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस बार जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसमें जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं जैवलिन थ्रो में, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके अलावा मनु भाकर हैं जिन्होंने दो शूटिंग मेडल जीता है। मनु भाकर ने 2 शूटिंग मेडल जीते हैं, तो ये भी याद रखेंगे आप, मनु भाकर। ठीक, इनका भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप जान सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड ऑन। पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किस साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। इसकी खास बात क्या थी जो आप याद रखेंगे कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट था इससे ही हमने अपने में 9th शेड्यूल ऐड किया था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसमें 9th शेड्यूल ऐड किया था जो डील करता है लैंड रिफॉर्म से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपका कब बना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1924 में बना था। इसके अलावा ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन है इसके फाउंडर कौन थे, मतलब इसमें
कौन कौन वर्क कर रहा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद और सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, तो ये दो लोग थे जो कि इसको मेन बनाने वाले थे। इसके अलावा इसमें कुछ और भी लीडर्स थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और ढेर सारे लीडर्स थे। और यही एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे याद रखेंगे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ये बाद में बन गया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये नेम हुआ था इसका चेंज 1928 में। तो ये भी अगर पूछे आपसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्म हुआ था, तो वो 1928 उसका आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When did the साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन कब भारत में आया था? तो जो साइमन कमीशन है इसको बनाया गया था 1927 में, ये इसका USA में इसको बनाया गया 1927 में, और जो इसका इंडिया में आया 1928 में। इसका सही आंसर है 1928। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट द सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक ने बनवाया था सांची स्तूपा को। इसके अलावा ये जो सांची स्तूपा है इसके बारे में क्या खास बात है कि ये आपकी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे अगर पूछ ले आपसे सांची स्तूपा के बारे में कुछ खास बात। और अशोक के बारे में क्या खास बात है ये भी आप याद रखेंगे कि इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे अशोक के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक और चीज़ जो सांची स्तूपा के बारे में पता होनी चाहिए कि इसमें पूछा गया था हु बिल्ट द सांची स्तूपा। एक और चीज़ याद आती है कि किसने मॉडिफाई किया था सांची स्तूपा को, ये भी एक क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है मुझे लग रहा है इस बार के एग्जाम में। तो अगर मॉडिफाइड पूछे तो किया था सुंगाज ने, सुंगाज ने इसको मॉडिफाई करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट, पहला नेशनल फ्लैग कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो जो पहला नेशनल फ्लैग है वो कोलकाता में होस्ट किया गया था 1906 में। और ये जो फ्लैग था ये किसका ये सिंबलाइज करता था अपने स्वदेशी मूवमेंट को, कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के हिस्सेदार हैं। ठीक, तो ये इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द नेम फॉर पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरन में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका नाम क्या था? तो पोखरन में हमारे दो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, एक 1 और एक 2। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप 1 मान के चलेंगे। तो जो 1 था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ए ऑप्शन। ठीक, अगर आपसे पूछता है पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट 2 तो उसका आंसर सही होगा ऑपरेशन ब्लू शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो दूसरा है उससे रिलेटेड, ऑपरेशन शक्ति है पोखरन 2 से रिलेटेड, और पोखरन 1 से रिलेटेड है आपके ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, बाइल जूस कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो ये लीवर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और चीज़ बाइल जूस से रिलेटेड, बाइल जूस तो प्रोड्यूस लीवर करता है लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, ये याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ स्टोर होता है, तो गैल ब्लैडर में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस ए इज़ कॉज्ड बाई, हेपेटाइटिस ए जो एक बीमारी है वो किसके थ्रू होती है, कौन सा इसमें से कौन चीज़ फैलाती है? तो इसका सही आंसर है वायरस। हेपेटाइटिस ए को फैलाने वाली जो इसका एजेंट है वो है वायरस। वायरस और कौन कौन सी चीज़ फैलाता है? HIV, HIV का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा जो वायरस से होता है वो होता है इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा नाम की बीमारी जो है वो भी वायरस से होती है। और चिकन पॉक्स भी याद रख सकते हैं आप, चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस से होता है। और इबोला याद कर सकते हैं आप, इबोला। ये तीन चार चीज़ें आप मेन याद कर लीजिए कि ये वायरस से होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से भी आप याद रख सकते हैं। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे कि आप याद रख सकते हैं TB, गोनोरिया। ठीक, ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और याद रख लीजिए आप, निमोनिया। ये 3 बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं। ठीक, अब बैक्टीरिया और वायरस के बारे में अगर आपने पढ़ ही लिया है तो आप प्रोटोजोआ के बारे में भी याद कर लीजिए 1-2 नाम। प्रोटोजोआ से होने वाली प्रोटोजोअन बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं जैसे कि मलेरिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया अगर आपसे पूछे तो लोग हो सकता है बैक्टीरिया कह दें या
कुछ और कर दें, लेकिन मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिजीज़ है। मलेरिया के अलावा एक और याद कर लीजिए बस, लिशमेनिया। ठीक, तो ये 2-3 बीमारी किससे होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पिस्टिल इन द फ्लावर इज। तो फ्लावर में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें भी एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है, तो उसी तरीके से उसमें पिस्टिल जो होता है वो होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट इसको बोलते हैं। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल भी होता है। ठीक, आप ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द फ्लावर इज, तो स्टैमेन याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया था, भारत में कहाँ सेटअप हुआ था? तो इसका सही आंसर है तारापुर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट हुआ था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये 1969 में सेटअप किया गया था। एक और जो पावर प्लांट कई एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि आप याद रखेंगे वो है काइगा। काइगा न्यूक्लियर प्लांट। काइगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कर्नाटका में है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस ईयर में स्टार्ट किया था? तो इसका सही आंसर है 2016। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ये याद रख लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन काउंसिल। पहले तो आप याद रखेंगे यूएन काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। अब इसमें से परमानेंट कितने होते हैं और नॉन परमानेंट कितने होते हैं? तो जो हमारे 10 होते हैं, 10 वो जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन परमानेंट कितने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपका 10। अगर परमानेंट मेंबर पूछता तो इसका सही आंसर होता B5। तो ये आप याद रखेंगे जो बातें बताई गई हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। मतलब मेटल लिया हमने और हमने उसको पीट के थिन वायर्स में बदल दिया, मतलब इस तरीके से वायर के फॉर्म में वो बन गया, एक पतले से, यहाँ पे मोटा बना है लेकिन आप समझ लीजिए एकदम पतले पतले वायर में। आपने कभी तार को छील के देखा होगा ना, तो उसमें कैसे वायर्स की लाइनें रहती हैं पतली पतली, तो वही उसी को उस तरीके से किसी मेटल को हम लोग अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग डक्टिलिटी नाम से जानते हैं। ये डक्टिलिटी की वजह से होता है मेटल्स में। इसके अलावा मैलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। मैलिएबिलिटी में क्या होता है, हम लोग थिन शीट्स में उसे पीट के कर देते हैं, मतलब पीट के हमने उसको एक पतले से चादर टाइप में बना दिया। ठीक, इस प्रॉपर्टी को अगर पूछा जाए तो इसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस यानी साउंड निकलती है, जैसे आपने बेल देखा होगा स्कूल्स में, जब उसको हम लोग मारते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। लस्टरस यानी शाइनी, शाइन करना, तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। इतनी सारे आप ये सारी चीज़ें आप मेटल्स के बारे में याद रख सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक प्रीवियस ईयर में डक्टिलिटी, तो इनके अलावा आप इन तीनों में से भी आपसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज सेटअप बाई। पहला हाई कोर्ट कहाँ पे बना था? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता में बना था ये, और ये फोर्ट विलियम नाम की जगह है, वहाँ पे बनाया गया था पहला इंडिया का हाई कोर्ट, ये यहाँ पे सेटअप हुआ था। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना, और कुछ इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हेन डिड अकबर बिकेम द एम्परर। अकबर कब राजा बने थे, कब शासक में आए थे? तो इसका सही आंसर है 1556 AD में। इसके अलावा अकबर के बारे में आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि अकबर जो हैं उन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हेमू के खिलाफ, वर्सेस हेमू। ठीक, अब इसमें जीता कौन था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स। रिवर गोदावरी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो रिवर गोदावरी जो है ये ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करती है। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है? ये त्र्यंबकेश्वर में है, त्र्यंबकेश्वर में। ठीक, इसके अलावा कुछ और रिवर का आपको ओरिजिन प्लेस पता होनी चाहिए, जैसे इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्योंकि अगर गोदावरी पूछा है तो और भी रिवर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरिएट, इनमें से कौन यंगेस्ट नोबल लॉरिएट है, मतलब सबसे कम एज में किसको नोबल प्राइज़ दिया गया था। तो इसका सही आंसर है मलाला यूसुफजई को दिया गया था। ये पाकिस्तान की एक फ़ीमेल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान की एक फ़ीमेल एक्टिविस्ट हैं जो कि फ़ीमेल एजुकेशन के लिए काम करती हैं, फ़ीमेल एजुकेशन और चिल्ड्रन के राइट्स के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको खास बातें भी बताई गई हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है। होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी सीरीज़ आगे लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। थैंक यू।